आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद में हम आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ों पर बातचीत करते हैं, राज्य की राजनीति पर बातचीत करते हैं और जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए होते हैं उन पर बातचीत करते हैं। इस समय हम बैठे हैं मुखर संवाद के कार्यालय में। जिस तरह की बातें अब झारखंड की सरकार को लेकर हो रही है, वो सरकार का क्या पहलू है, उन तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे। इस समय हमारे साथ हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता परविंदर जी। परविंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जोहार, धन्यवाद। परविंदर जी, ये बताइए कि जो राज्य में इन दिनों जो चर्चा है नक्सलवाद को लेकर, नक्सलियों की गतिविधियां राज्य में बढ़ चुकी हैं और नक्सली अब कहीं ना कहीं दस्तक दे रहे हैं। जो आप चाईबासा का इलाका हो या पलामू का इलाका, उन इलाकों में अब नक्सलियों की दखल दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेताओं का खास आरोप है कि जब जब हेमंत सोरेन की सरकार आती है या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आती है, नक्सलियों की दखलंदाजी बढ़ जाती है। क्या आप भी मानते हैं, और ये जो आरोप है झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कि नक्सलियों को कहीं ना कहीं संरक्षण भी देती है, एक तरह का उनका आरोप है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके प्रति हमदर्दी रखती है? देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं जी। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जिस राज्य में उसकी सरकार हो वहाँ अशांति हो, राज्य की जनता को सुरक्षा को लेकर या किसी प्रकार की परेशानी हो। ये पूरे राज्य की नहीं, पूरे देश की समस्या। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ये राज्य की नहीं, पूरे देश की समस्या है। कई राज्यों में नक्सलियों का गाहे बगाहे वो हमला करते हैं और जनता को कभी पुलिस पर हमला करते हैं। लेकिन एक बात समझने की चीज़ है कि कहा जाता है कि दिया जब बंद होने वाला होता है तो वो तेज़ी से जलता है। तो मुझे लगता है कि जो घटनाएं कभी कभी घटती हैं तो बंद होने से पहले का वो उनका लो जो है बढ़ गया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये सब बात बोल रहे हैं वो राजनीतिक बात कर रहे हैं। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के देश में सरकार है, गृह मंत्रालय उनके अंदर आता है। और ये नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलता है उसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए भी लोग होते हैं, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस पर राज्य सरकार पर ये सब चीज़ें आरोप लगाना और इस पर थोपना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो स्थितियां बताती हैं कि आपके पार्टी से खूंटी से एक जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2009 में, उस विधानसभा चुनाव में भी एक नक्सली चुनाव लड़ा था। कई नक्सलियों को एक तरह से कहा जाए, एक नक्सली कामेश्वर बैठा भी थे, वो भी आपके ही पार्टी के टिकट पर सांसद बन गए पलामू से। ये जो घटनाएं को रिलेट करती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नक्सलियों से संबंधित रहा है और कहीं ना कहीं उनको सही करार देता है, तो आप इस आरोप से भला कैसे इनकार कर सकते हैं कि आपके तार जुड़े हुए नहीं हैं? देखिए, एक विचारधारा कमिश्नर बैठा जी निश्चित तौर पर रहे हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है, लेकिन वो क्या नक्सली रहे कि मुख्य धारा में लौटने के प्रयास के तहत वो चुनाव लड़े? इसको भी सोचने समझने की ज़रूरत है जी। लेकिन आज राजनीति में आप एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। सिर्फ हम उनको नक्सली कहकर ये कहते हैं कि वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो उस समय नक्सली रहते नहीं लड़े थे, वो नक्सली से लौट चुके थे उस आंदोलन से। लेकिन क्या आप ये सब बातों को कहने के बाद फिर दूसरे पक्ष को और दूसरे पहलू को क्यों नहीं सोचते कि देश के गृह राज्य मंत्री जिनका पुराना इतिहास रहा है, वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जिन पर अभी तत्कालीन लखीमपुर खीरी में जो हत्या हुई लोगों की, उस पर भी आरोप लगा। एक राजस्थान के हैं जो सेंट्रल केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री हैं, जिन पर रेप का आरोप है, वो भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ राजनीति में होती हैं। लेकिन कामेश्वर बैठा जी बिल्कुल नक्सली आंदोलन से जरूर जुड़े हुए थे, लेकिन जब वो चुनाव लड़े थे उस धारा से निकल कर
वो मुख्य धारा में लौट चुके थे, तब उनको जेएमएम में टिकट दिया था। लेकिन जो खूंटी में जो व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ता है, मसीह चरण पूर्ति, वो 2009 में जेल में रहकर चुनाव लड़ता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ता है और काफ़ी कम मतों के अंतर से जीतकर नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के आते हैं। तो ये जो कोई इंसिडेंट है कि आपके जो लोग हैं वो जुड़ने का आरोप लगता रहा है, तो इसमें कहीं जेएमएम को दूरी बना के रखने की जरूरत नहीं है इसमें। देखिए, अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत कम वोटों से नीलकंठ सिंह मुंडा जी जीते, जी। तो इसका मतलब वोट किसने दिया उनको? जी, वोट किसने दिया? जनता ने दिया ना। जी, निश्चित तौर पर जनता भी उनको पसंद करती होगी। रही बात कि आपका ये कहना कि उन पर ये आरोप है कि वो नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उस आंदोलन से निकल कर अगर अच्छे रास्ते पर लौट रहा है, समाज की मुख्य धारा में लौट कर राजनीतिक तौर पर, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि कुछ लोगों को भटकाव आया था, उनको ये लगा था कि भाई इस रास्ते हम समाज का कल्याण कर सकते हैं और लोगों को न्याय दिला सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे आए हैं जो उस धारा से निकलकर मुख्य धारा में लौटे हैं, उनको लगा कि नहीं कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से भी, उस मंच से भी लोगों का कल्याण किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों में वो भी रहे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हम राजनीतिक रूप से हम सक्रिय हो और लोगों की सेवा करें। तो ऐसे लोग अगर मुख्य धारा में लौट रहे हैं तो ये हमारे लिए, समाज के लिए अच्छा संदेश है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि नक्सली होने के कारण लोग डर से भी वोट कर रहे होंगे, या देखिए, जो खौफ होगा उसके कारण भी वोट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस समय चुनाव लड़ा गया था उस समय नक्सली जो मूवमेंट है और जो राज्य की स्थिति हो, चाहे एक कमज़ोर हुआ है आंदोलन और नक्सली कहीं पर यदा कदा ही दिखते हैं, उनकी गतिविधियां कम हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके प्रभाव के कारण उनको वोट मिला होगा। ये लोग जो हैं, बहुत बार ऐसा होता है, लोग अच्छे कामों के लिए या किसी से नाराज़गी होती है, इस कारण से भी मतदान करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कारण था कि डर के मारे कोई वोट, डर के कारण किसी खास क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन लड़ाई में आ जाना बिल्कुल ये ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अभी जो घटना हुई है, गुरुचरण नायक जो मनोहरपुर के पूर्व विधायक, उनके साथ जो घटना हुई है, उसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है और राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देना आपका काम है, लेकिन आपकी पुलिस कहती है कि सूचना देकर नहीं गए विधायक। ये तो कोई खास, अगर आखिर पुलिस को नौकरी दी गई है तो क्या सूचना देकर प्रत्येक व्यक्ति जाएगा कहीं? देखिए, एक बात बताइए कि आज बहुत बड़ा आप सवाल कर रहे हैं कि सूचना देकर नहीं गए। वो कोई आम व्यक्ति नहीं थे, पूर्व विधायक थे जी। अगर आप उसको अलग रूप से, आज प्रधानमंत्री के ऊपर जो मामला चल रहा है देश में अभी कि सुरक्षा नहीं दी गई, तो सुरक्षा का घेरा टूट गया, तो ये हो गया। तो नेचुरली है कि ये सब चीज़ों का एक वीआईपीज लोगों के लिए मूवमेंट का एक होता है तरीका। तो उसमें गुरुचरण नायक जी अगर गए थे, तो अगर उन्होंने सरकार कह रही कि सूचना नहीं दी, तो गलत कहाँ बोल रहे हैं? निश्चित तौर पर वो पूर्व विधायक रहे हैं और इसमें कोई अच्छा चीज़ तो हुआ नहीं, निंदनीय चीज़ है। नक्सलियों ने जो हमला किया वो निंदनीय है, वो कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। उसमें 2 लोग शहीद भी हुए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको पूर्ण संवेदना है। कोई भी राज्य सरकार इसका समर्थन, राज्य सरकार ने इसका समर्थन थोड़ी किया है। लेकिन यदा कदा हम ये नहीं कर रहे हैं कि देश से पूरी नक्सली समस्या पूरी खत्म ही हो गई है, लेकिन उनके निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ विरोध में काफ़ी अच्छा अभियान, लंबा अभियान चला था और आज के डेट में नक्सली आंदोलन जो है निश्चित तौर पर खत्म होने की ओर अग्रसर है, निश्चित तौर पर। लेकिन हमारे स्टूडियो में एक आरजेडी के नेता ने कहा कि रघुवर दास की जो सरकार थी वो ज़्यादा नक्सलवाद से लड़ रही थी आपकी सरकार के बजाय। आपके महागठबंधन में आरजेडी सहयोगी भी है और ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा और आपकी यूँ कहा जाए नाकामयाबी की बात। देखिए, मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे बाबूलाल जी आज बोल रहे हैं कि नक्सली बढ़ गए, लेकिन मुझे याद है कि उनके पुत्र की एक हत्या हुई थी, तो उस समय हेमंत सोरेन जी तो मुख्यमंत्री नहीं थे। वो किसकी सरकार थी, उनको सोचने समझने की जरूरत है। बाबूलाल जी की जो पुत्र की जो निर्मम हत्या हुई थी, तो उस समय तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे ना, उस समय तो भाजपा की ही सरकार थी ना। तो उस समय क्या मतलब, इसका मतलब था कि उस समय पूरी राज्य सरकार पूरी फेल हो चुकी थी, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी थी। देखिए, नक्सली आंदोलन को और आम लोगों को जो घटनाएं होती है उसमें दोनों में फ़र्क है। नक्सली आंदोलन निश्चित तौर पर अब अंत की ओर है और लोग मुख्य धारा में लौटे हैं। अच्छे बड़े नक्सली या तो सरेंडर कर दिए हैं या वो झारखंड छोड़ चुके हैं।
लेकिन वो ज़्यादा करता वो लोगों को एहसास दिलाते रहते हैं अपने होने का। और ये घटना जो थी निश्चित तौर पर अब जांच का विषय है कि उन्होंने किसने जिम्मेवारी ली है और किस कारण से ये घटना घटी है, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर इस पर जांच में सामने आएगा और जो लोग दोषी होंगे तो सरकार तो कार्रवाई करेगी ही, इस पर निश्चित तौर पर करेगी। एक दूसरा सवाल ये है कि मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बना है और मॉब लिंचिंग की एक घटना सिमडेगा में हुई है पिछले दिनों। बाबूलाल मरांडी कल वापस वहाँ गए थे, उसके बाद आज रघुवर दास भी जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर क्या आप लोग सोचते हैं? क्योंकि आप लोग पर आरोप लगता रहा है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक वर्ग विशेष को, यानी मैं सीधे रूप से कहूँ कि खासकर मुस्लिमों को तुष्टीकरण के लिए ये कानून लेकर आई है। ये बीजेपी के लोगों का आरोप स्पष्ट रूप से है और विधानसभा में भी इसका विरोध बीजेपी के लोगों ने किया था। बहुत अच्छा सवाल है आपका और मुझे मौका मिला इस बात को अपना पक्ष रखने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये आप जैसे आपने बोला कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए ये कानून को लाया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सिमडेगा की घटना में क्या जो व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है मॉब लिंचिंग से, वो क्या मुस्लिम था? क्या वो मुस्लिम नहीं था? तो क्या अब इसका उसको मॉब लिंचिंग कानून का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसका मतलब है वो किसी जाति विशेष या किसी समुदाय के लिए ये कानून नहीं बना है, ये हर उस व्यक्ति, हर उस समाज के व्यक्ति के लिए कानून बना है जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी। मॉब लिंचिंग कानून जो है, कोई भी कानून देश में बनता है तो उसका लाभ हर वर्ग को मिलता है, ना कि किसी एक समुदाय को। तो ये सब भ्रांति फैलाने वाले काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसको छोड़कर उसको विकास के मामलों में बात करनी चाहिए। ये सब कुछ उनके पास मुद्दा बचा नहीं है। जब मुद्दा विहीन बीजेपी होती है तो वो यही सब घटनाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर। उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने मिलने वाला है उनको। उनकी बात जनता सुन नहीं रही। एक बड़ा आरोप आप लोग लगाते रहे हैं कि जो राज्य में रघुवर दास की सरकार थी तो पूरा प्रदेश मॉब लिंचिंग की घटनाओं से पीड़ित था। कई घटनाएं हुई सरायकेला खरसावां से लेकर पाकुड़ और तमाम जगहों पर। अब क्या जो सरकार आई है हेमंत सोरेन की, उसमें भी ये घटनाएं हो रही हैं। तो कैसे ये राज्य सरकार बीजेपी की राज्य सरकार से बेहतर है? आप लोग सवाल उठाते थे लगातार। देखिए, निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, एक लड़की के साथ रेप और हत्या हुई थी जी। और उसके बाद कई कानून आए महिलाओं से सुरक्षा को लेकर के, और उस लड़की के जिन लोगों ने रेप किया तो उनको मृत्यु दंड मिला, सब कुछ मिला। लेकिन एक बात को समझने की जरूरत है जी कि उस कांड के बाद ऐसा माहौल बना था कि अब कानून देश में कोई रेप होगा ही नहीं। लेकिन आए दिन हर स्टेट देश में कई स्थानों पर, कई राज्यों में हमेशा ये घटनाएं रुकी नहीं हैं। लेकिन कानून कड़े होने के कारण फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए हैं। लोगों को, जो लोग इसके दोषी पाए जाते हैं, तुरंत उनको सज़ा मिलती है, केस का निपटारा जल्दी होता है, दोषी को तुरंत सज़ा होती है। रघुवर दास जी के टाइम में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई और उनको कोई, जो करने वाले लोग थे वो साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल निकल कर बच गए। वो तो ऐसे लोग बच नहीं पाए, इसलिए मॉब लिंचिंग कानून बनाया गया है, ताकि ऐसे लोग घटना करने से पहले ये समझ लें कि अब ये कानून आ गया है, अब हम ऐसी घटना करेंगे तो हम लोग इससे कानून से बच नहीं पाएंगे। तो इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा आने वाले टाइम में, और किसी जाति विशेष के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए कानून आया है और इसका लाभ आने वाले टाइम में आप देखिएगा कमी आएगी। मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कानून बनने के बाद इसमें निश्चित तौर पर कमी आएगी। ये जो वर्तमान में प्रधानमंत्री को लेकर आप लोग लगातार हमलावर हैं कि जेएमएम के कांग्रेस के नेताओं को आप लोगों ने चिट्ठी भी एक लिखी है कि प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ जुटाएं कांग्रेस से, ये इसका आशय क्या था? देखिए, हमारी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, समझदार व्यक्ति हैं और बहुत दूरदर्शी उन्होंने लिखा है, तो बहुत सोच समझ कर लिखा है। एक्चुअली में स्थिति क्या है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, ज़मीन पर वो एक बिल्कुल उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा, वो लड़ाई में कहीं पर दिख भी नहीं रहे हैं जी। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं और एक वहाँ पर भी एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। पहले उन्होंने अब एक खास वर्ग के खिलाफ देश में माहौल तैयार करने की तैयारी है। ये समझने की ज़रूरत है कि पंजाब जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी पहले भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही है। हमेशा उसने वैसाखी के सहारे वहाँ पर जीत हासिल की, पहले अकाली दल के साथ उनका गठबंधन था। आज वो वहाँ अकेले हैं
उनकी स्थिति धरातल पर कहीं दिख नहीं रही कि चुनाव में वो एक सीट भी निकाल पाए। वहाँ पर लोगों ने किसान आंदोलन के कारण, वहाँ के लोग चूँकि मुख्यतः लोग किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन इलाकों से थे, और वहाँ पर सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में किसान मूवमेंट के कारण लोग उनसे नाराज हैं आज भी। और वहाँ पर उनको चूँकि चुनाव नज़दीक है तो उनकी स्थिति वहाँ पर, चूँकि उनको कुछ राजनीतिक लाभ के जगह पूर्णतः उनको नुकसान दिख रहा है, तो वो ऐसे प्रोपगंडे खड़े कर रहे हैं मुझे लगता है। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो प्रोटोकॉल है, जो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उनको मिलनी चाहिए। लेकिन आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, राज्य सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रख रही है, लेकिन भरोसा दोनों को एक दूसरे पर नहीं है। तो ये जांच का विषय है कि सच्चाई क्या थी। लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि जो प्रधानमंत्री के वहाँ पर जो कार्यक्रम था, ये मैं नहीं बोल रहा, मीडिया बोल रहा है सारा, कि वहाँ पर लोग नहीं थे। तो वो ये घटना से उस चीज़ को जोड़ना कि हो सकता है कि इस तरह का इवेंट रेडी किया गया हो, चूँकि इवेंट चलाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में माहिर हैं, और मुझे इसमें मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ कि हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए कि देश में कैसे सत्ता पाने के लिए ऐसे इवेंट चलाने चाहिए। शायद इवेंट किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बीजेपी से लेनी पड़े, लेकिन इतना ज़रूर है कि झारखंड में इन दिनों मॉब लिंचिंग और जो नक्सलवाद की घटनाएं हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस पर हम लगातार निगाहें बनाए रखेंगे और करते रहेंगे सभी नेताओं से बातचीत, और तमाम मुद्दों को टटोलने का हम लगातार प्रयास करेंगे कि आखिर मॉब लिंचिंग का जो कानून बना है वो एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बल्कि दूसरे समुदाय के भी लोग, या जो भीड़ होती है, भीड़ अगर कोई घटना करती है, कोई अपराध करती है, तो उसको दंडित करने के लिए है। और नक्सलवाद की घटनाओं को लेकर जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर यह आरोप लगता रहा है कि नक्सलवाद के साथ कहीं ना कहीं रिश्ते प्रगाढ़ हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ पीटा में एक बड़ा आंदोलन भी किया था। जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, उन दिनों सेंद्रा करने की परंपरा उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ चलाई थी, और धनबाद का वो इलाका आज भी गवाह है जहां विनोद बिहारी महतो के साथ उन्होंने नक्सलवादियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया था। झारखंड आंदोलन पहले नक्सलवाद के कारण भी बदनाम होता रहा है, और यही कारण रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने नक्सलियों के खिलाफ पीरटांड के इलाके में, जो धनबाद के टुंडी विधानसभा क्षेत्र में है, वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था, और इस अभियान को सफलता मिली थी। लेकिन बाद के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से नक्सलियों की शायद नज़दीकियाँ बढ़ी, और यही कारण रहा कि आज भी लोग नक्सलवाद का जब नाम आता है तो राजनीतिक दल अगर कोई चुनते हैं तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम होता है। ऐसे में तमाम मुद्दे अपनी जगह हैं, हम लगातार बातचीत जारी रखेंगे अन्य मुद्दों पर, लेकिन इस समय के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।